चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे कि हाँ सर, एवरीथिंग इज ओके। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है प्रॉपर, वीडियो आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सब कुछ ओके है क्या? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ सर, सब कुछ ओके है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ अविनाश, सुमित, ज्योति, बंटी, आरडब्ल्यू स्टूडेंट, उत्तम चतुर्वेदी, दिशु, आयुष, माही, है ना, अंजलि, सुमित, प्रदीप, नवीन सरकार, लाडला, ओहो, हर्ष, रविंद्र, टेक्निकल, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। और आप सभी का एक शिक्षक होने के नाते मैं स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे मुझे देखने के लिए यहाँ आ जाते हैं। चलो भाई, आज इकोनॉमिक्स की क्लास ले लेते हैं, है ना। आपकी कमेंट्स को एक बार और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं मैं, ताकि मुझे भी प्रॉपर जानकारी मिलती रहे, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है दरअसल वो क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ में करने वाले हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें मतलब मैं बोल देता हूँ, लिखवा नहीं पाता हूँ, या किसी कारण से जो कुछ भी हो, है ना, तो आप मुझे बता दिया करो ऐसा कुछ हो तो। हालांकि मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि उन चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन करूँ, कोई ऐसी बात ना हो जो हमसे छूटे, है ना। कोई भी ऐसी बात ना हो जो हमसे छूटे मेरे दोस्त। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन खैर फिर भी अगर ऐसा कुछ हो तो बता दीजिएगा, है ना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। चलिए, तो बिना किसी देरी की आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की जो कक्षा का हमारा टॉपिक है दरअसल वो क्या होने वाला है, देख सकते हैं आप। मैं टॉपिक को आपको बता देता हूँ। टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो आपने रेपो रेट सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन सुना होगा, आज इनसे ही हमारा ताल्लुकात है, आज इन्हीं से हमारा संबंध है, आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। बैंक रेट क्या होता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम अब डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। कल कल क्लास लीजिएगा। कल क्यों नहीं लेंगे क्लास, है ना, कल भी क्लास लेंगे, ठीक है। आइए, चलिए भाई। तो मैं तरलता नियंत्रण के उपकरण की बात कर रहा था, है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आप इसे कह देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं मेरे दोस्त, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लें। आज बोर्ड कुछ ज्यादा ही नीचे लग रहा है अपने को, कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर लेंगे फिर। तो ध्यान रखिएगा, तरलता उपकरण या मौद्रिक नीति के उपकरण। तरलता नीति, मौद्रिक नीति, साख नियंत्रण नीति, सब आपको मैंने बता दिया था ना। तो याद रखना, एक ही शब्द है। तो आज की जो हेडिंग है वो मौद्रिक नीति के उपकरण है। मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण आप इसे कहते हैं, है ना। और मौद्रिक नीति के उपकरण को अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कह देते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट या टूल्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आप इसे कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आप इसे कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो भैया, मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में दरअसल हमें यहां पर चर्चा करनी है। आपको पता है कौन कौन से उपकरण है? अगर नहीं पता है तो अभी अपन बता देगा आपको भैया। मौद्रिक नीति के उपकरणों को याद रखना है। यहां से यूं सवाल पूछा जाता है कई तो कि ये कौन सा उपकरण है ना। इसलिए हमारे लिए हर एक बारीकी से हमें इसको देखना पड़ेगा। मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। एक को हम मात्रात्मक उपकरण बोलते हैं। मात्रा का मतलब है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना, है ना। क्वांटिटी को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मात्रात्मक उपकरण के नाम से जानते हैं। कहाँ है भाई ये? चलिए, आ रही बात समझ में? तो एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एक को हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त मात्रात्मक उपकरण। मात्रा, उसकी क्वांटिटी को कम ज्यादा करके हम लोग मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ मैं लिखूंगा मात्रात्मक उपकरण, मात्रा, मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण। सभी लोग अच्छे से लिखेंगे, इसको याद करते चलेंगे हैं साथ में ही। मात्रात्मक उपकरण आप इसे कहते हैं। और मात्रात्मक उपकरण को अंग्रेजी में देखो, मात्रा है ना, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। तो एक क्या टूल्स हो गया आपका, मात्रात्मक उपकरण हो गया, जिसे आप अंग्रेजी में क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं, कि क्वांटिटी को कम ज्यादा करके करके जो है मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना आरबीआई जिस टूल से करता है उसको क्वांटिटेटिव टूल्स के नाम से जाना जाता है ना। और एक जो टूल्स है उसे हम बोलते हैं गुणात्मक उपकरण। एक तो होती है मात्रा, एक होती है गुण। गुण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। आ रही बात समझ में? तो मेरे दोस्त एक को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणात्मक उपकरण कहेंगे। गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। अच्छा, गुणात्मक, गुणात्मक की जगह एक और शब्द का प्रयोग कर सकता हूं मैं, चयनात्मक भी आप इसे कह सकते हैं। चयनात्मक, गुणात्मक या फिर चयनात्मक उपकरण आप इसे कह दो। चयनात्मक मतलब इनका चयन किया गया, चयनात्मक उपकरण, चयनात्मक उपकरण। ठीक है। और इसको अंग्रेजी में जो है किस नाम से जाना जाता है, तो गुणात्मक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव बोल देते हैं। और चयनात्मक को अंग्रेजी में बोल देते हैं सिलेक्टिव टूल्स। तो सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव टूल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है। पहले तो आपको ये दो ही याद रखने हैं कि भैया खास जो बात है वो बात क्या है, तो भैया मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा। एक को बोलते हैं गुणात्मक उपकरण और एक को किस नाम से जानते हैं, मात्रात्मक उपकरण के नाम से जानते हैं। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आए हैं। और बात रही क्वेश्चंस की, कई साथी मुझसे कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस भी, हाँ क्वेश्चंस भी होंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए हमारा बैंकिंग वाला, उसके बाद एक क्लास में क्वेश्चंस की लूंगा, डोंट वरी, है ना। तो क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, अगर डेली भी हो जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन ले लूंगा मैं, परेशान मत होइएगा। ओके। तो भैया मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण के बारे में हमें डिस्कशन करना है। चलिए, मात्रात्मक उपकरण का मतलब होता है सिंपल सा कि मात्रा को कम ज्यादा करके लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, मात्रात्मक उपकरण। लेकिन हमें इसकी परिभाषा समझ में आए, या परिभाषा को समझने से अच्छा है कि हम इसमें टूल्स कौन कौन से हैं उसकी बातें कर लें। मात्रात्मक उपकरण में अगर आप देखेंगे मेरे साथियों, तो एक आपको देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा रेपो रेट। रेपो का नाम सुना है ना आपने, रेपो का नाम सुना होगा, रेपो दर, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेपो रेट। फिलहाल इतना समझे कि ये रेपो रेट है, अंग्रेजी में रेपो रेट ही कहते हैं, हिंदी में रेपो दर बोल देते हैं। इसको हम लोग डबल आर के नाम से भी जानते हैं, डबल आर, है ना, रेपो रेट। एक होता है मेरे दोस्त रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट आप इसे कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट के लिए हमारे पास में जो शब्दावली है वो ट्रिपल आर है, ट्रिपल आर, है ना, रिवर्स रेपो रेट आप इसे कह देते हैं। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के दोनों मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक हम बात करें तो आपने रिजर्व रेशो का नाम सुना होगा, रिजर्व अनुपात। हिंदी में इसे रिजर्व अनुपात बोल देते हैं और अंग्रेजी में रिजर्व रेशो बोल देते हैं। और रिजर्व अनुपात भी दरअसल दो प्रकार का है। कौन कौन से हैं दो प्रकार का, तो याद रखना, एक तो आपका रिजर्व अनुपात में लिखिएगा CRR, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सवाल ऐसा लगता है कि इसके आरबीआई के नाना का घर है ना, बहुत पूछता है यार। अभी CRR का फुल फॉर्म मैं बता दूंगा, अभी इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। दूसरा जो रिजर्व रेशो है उसको आप लोग बोलते हैं SLR। ये भी कोई कम नहीं है, ये भी फूफा मौसा का ही लड़का है। ठीक है। तो CRR और एक और कौन सा होता है आपका, SLR होता है, इसको भी आपको याद में ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रिजर्व अनुपात है। इसके अलावा और क्या आता है, एक आता है मेरे दोस्त इसके अंदर बैंक दर, इसको अंग्रेजी में बैंक रेट बोलते हैं। तो मैंने लिखा बैंक रेट, बैंक दर बोल देते हैं इसको, बैंक रेट के नाम से आप इसे जानते हैं, बैंक दर हिंदी में। एक लिखना मेरे दोस्त ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको OMO, क्या बोलते हैं इसको, OMO के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप इसे कहते हैं। सब कुछ समझ में आएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा, नहीं आएगा तो भी आएगा, हम ला देंगे, टेंशन मत लो, है ना। एक हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एक हो गया बैंक रेट, एक हो गया CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, है ना। इसके अलावा अगला लिखना मेरे दोस्त, और उसका नाम क्या है, MSF रेट। MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, है ना, MSF रेट आप इसे कह देते हैं। इसके अलावा एक याद रखना, SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्या बोलते हैं, SDF,
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में हर एक शब्द को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, पर फिलहाल आप इतना कोशिश कर लो कि भैया ये सब याद हो जाए। क्या याद हो जाए? अगर आपसे कोई पूछे कि मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण क्वांटिटेटिव टूल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टूल्स हैं, आ गई बात समझ में? एक बार प्लीज दोहरा दीजिए। अरे हिंदी में भी लिख देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो अंग्रेजी में खाली फुल फॉर्म लिखे ही हमने, खाली एक शब्द लिखे, संक्षेप लिखे हैं, है ना? बहुत बढ़िया, एसडीएफ। हाँ अभी एक एक कराऊंगा ना तो हिंदी में भी लिख दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? इतना क्यों लोड ले रहे हो? बढ़े आगे। चलिए, ये क्वालिटेटिव टूल्स, सॉरी क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए। क्वांटिटी में कम ज्यादा करके हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, है ना, लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये याद रखना है। परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं? परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण है ना? आपसे चूज दो ऑप्शन करके क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कौन सा जो है वो क्वांटिटेटिव टूल्स है और कौन सा क्वालिटेटिव टूल्स है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मेरे साथियों गुणात्मक उपकरण के बारे में। गुणात्मक में ज्यादा उपकरण नहीं है, लेकिन जितने भी है खास है। बोले कौन कौन से उपकरण है, आ जाओ जरा देख लेते हैं बेटा। तो गुणात्मक उपकरण में सबसे पहला लिखेंगे मेरे साथियों मार्जिन निर्धारण, है ना, या ऐसा लिखेंगे मेरे साथियों मार्जिन आवश्यकता, है ना, मार्जिन आवश्यकता। इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी आप इसे कह देते हैं, सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट आप इसे कह देते हैं, ठीक है? किस नाम से जानेंगे आप इसे? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मैं अभी फिलहाल के लिए एमआर लिख देता हूं, है ना? आप समझना, इसको मैं लिखवाऊंगा ना तब इसको पूरा लिखवा दूंगा कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती क्या है, कैसे उपयोग में आती है ये। एक लिखेंगे मेरे दोस्त जिसको आप लोग जानते हैं साख राशनिंग, साख राशनिंग, साख राशनिंग आप इसे कहते हैं। इसको क्रेडिट राशनिंग के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में, है ना, क्रेडिट राशनिंग आप इसे कह देते हैं। फिर एक लिखना मेरे साथियों नैतिक दबाव, मॉरल सुएशन, नैतिक दबाव, मॉरल सुएशन आप इसे कह देते हैं। और एक और याद रखना जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। जब आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है ना, तो आरबीआई फिर गुस्से में आ जाता है। आरबीआई बोलता है पागल समझ रखा है क्या? और फिर जिन बैंकों के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, या फिर उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है, दंडित कर दिया जाता है उसको, दंडित, है ना? बस इतना मामला, इतना ही है। अगर ये आपको देखने को मिल गया तो मजा आ जाएगा। सॉरी फॉर क्या लिख रहे हैं प्रीतम यादव जी, क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा है ऐसा? काहे नहीं आ रहा? आएगा, अब भी ठीक आएगा। पढ़ाया ही क्या है मैंने इसमें? देखो मैं फिर से बता देता हूं, इतना क्यों लोड ले रहे हो? लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो आरबीआई लिक्विडिटी को कम ज्यादा करने के लिए एक पॉलिसी बनाता है, उस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। कल मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही आपको बताया था। उस मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि लिक्विडिटी को कम ज्यादा करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कुछ टूल्स का भी प्रयोग करता है, जिन्हें इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट या टूल्स। आ गई बात समझ में? ये जो टूल्स होते हैं ये दो टाइप में या दो पार्ट में डिवाइड करके देखे जा सकते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, मात्रात्मक उपकरण, यानी कि क्वांटिटी को कम ज्यादा करके लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में यहां से सवाल आए हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में कौन कौन से टूल्स है? रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, रिजर्व रेशियो है। रिजर्व रेशियो दो प्रकार के हैं, सीआरआर और एसएलआर। बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, एमएसएफ है, एसडीएफ है। सब हिंदी में आएगा, अंग्रेजी में भी आएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण में ये चार चीजें आपको याद रखना है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट जिसे सीमांत आवश्यकता बोलते हैं, साख राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग आप इसे कह देते हैं, नैतिक दबाव, मॉरल सुएशन आप इसे कह देते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन आप इसे कह देते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, अब मैं मात्रात्मक उपकरणों की चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं रेपो रेट के बारे में डिस्कशन करता हूं। आइए जरा,
मैं रेपो रेट के बारे में यहां पर आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, देखो ये है रेपो रेट। अब यहां पर आप देखना, जो मैंने लिखा है रेपो दर या रेपो रेट, अंग्रेजी में ही मैंने लिखा है रेपो रेट। इस रेपो का ना एक फुल फॉर्म है। बोले सर इसका फुल फॉर्म है? मैं कहूंगा हाँ जी। बोले सर कैसे सर? देखो ये लिखा हुआ है री, लिखा हुआ है ना री, आर ई री। पी का मतलब होता है परचेस, पी का मतलब क्या होता है? परचेस होता है। और ओ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन होता है। आ गई बात समझ में? तो रेपो का फुल फॉर्म समझ में आ गया आप लोगों को क्या है? रेपो का फुल फॉर्म है री परचेस ऑप्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? री परचेस ऑप्शन। कैसे बोलते हैं गुरुजी? आओ जरा देख लो। देखो आर ई से क्या बनेगा? री बनेगा। पी जो है इससे क्या ये नोटिफाइड होगा? परचेस नोटिफाइड होगा। और ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑप्शन। तो क्या बोल सकते हैं हम? री परचेस ऑप्शन। आ गई बात समझ में? चलो भाई अब मैं इसको हटा देता हूं, है ना, या चलो नहीं भी हटाऊं तो मैं यहां पर लिख देता हूं री परचेस ऑप्शन। क्या बोलेंगे इसको? री परचेस ऑप्शन के नाम से आप इसे जानोगे। तो लिखेंगे री परचेज ऑप्शन। क्या बोलेंगे इसको? रीपरचेस ऑप्शन के नाम से आप इसे जानेंगे। क्या बोलेंगे? रीपरचेस ऑप्शन। अच्छा, रीपरचेस ऑप्शन को हिंदी में किस नाम से जानेंगे? तो री का मतलब होता है पुनः, परचेस का मतलब होता है क्रय, और ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पुनः क्रय विकल्प, पुनः क्रय विकल्प। पुनः क्रय विकल्प के नाम से आप इसे जानते हैं, रीपरचेस ऑप्शंस के नाम से, या पुनः क्रय विकल्प के नाम से आप इसे जानते हैं मेरे दोस्त। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, आ गई बात समझ में? चलिए भाई आइए जरा देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें वो देख लो। मैं बता देता हूं इसके अंदर क्या है। दरअसल इसमें क्या हमें पढ़ना है, पहले समझा देता हूं फिर लिखवा देता हूं। देखो मेरे भाई, एक तरफ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ सर होता है। ये देश का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन कौन लेता है? तो याद रखना है कमर्शियल बैंक लेते हैं, या कमर्शियल बैंकों को आप हिंदी में व्यापारिक बैंक भी कह देते हैं। तो मेरे अंग्रेजी वाले साथी इसमें कमर्शियल बैंक लिख लेना, नहीं तो व्यापारिक बैंक से भी आप काम चला सकते हो तो चला लेना। ठीक है, चलिए भाई। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक तरफ आरबीआई है और एक तरफ कौन है? कमर्शियल बैंक है। ठीक है, बोले हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, जब भी कभी इन कमर्शियल बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, सबको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, आपको भी पड़ती होगी। जब भी कभी इन कमर्शियल बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये दरवाजा खटखटा सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कारण क्या है कि आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक भी है, इसलिए उसका दरवाजा खटखटाने में कोई ऐतराज नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये इसका दरवाजा खटखटाएंगे। भैया दरवाजा खटखटाया, इन्होंने आरबीआई को फोन फोन लगाया, संजय मल्होत्रा जी को फोन लगाया। व्यापारिक बैंकों ने, ये कमर्शियल बैंक कोई भी हो सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी हो सकते हैं। यस बैंक भी एक कमर्शियल बैंक है, वो भी हो सकता है। कि मुझे कुछ समय के लिए पैसा चाहिए। आरबीआई को फोन लगाया संजय मल्होत्रा जी को, बोले कितने समय के लिए पैसा चाहिए? बोले मुझे मैक्सिमम 14 दिन के लिए पैसा चाहिए। वो बोले बस केवल 14 दिन के लिए? बोले हाँ। तो याद रखना, अगर अगर किसी व्यक्ति को 14 दिन तक के लिए पैसा चाहिए तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए उसकी पैसों की रिक्वायरमेंट है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे दोस्त, व्यापारिक बैंक ने आरबीआई को फोन लगाया कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है मात्र 14 दिन के लिए। इन्होंने कहा है कि ठीक है हम दे देंगे पैसा। ठीक है, तो बोले ठीक है कुछ गिरवी रखो। अब आरबीआई इनको कैसे पैसा देगा? तो ये इनके पास में कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है। और गिरवी जो रखवाता है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेट्रल, है ना। जो भी चीज, अगर जैसे मान लो मैं आप ही की बात करूं, अगर आपको पैसा चाहिए और आप किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से पैसा लेने जाओगे, तो वो आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा। रखवाएगा कि नहीं रखवाएगा? बोले हाँ सर रखवाएगा। तो सही, क्यों रखवाएगा वो गिरवी? वो जो गिरवी रखवाएगा, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? कोलेट्रल के नाम से जानते हैं। कोलेट्रल, क्या बोलते हैं उसको? कोलेट्रल आप इसे कहते हैं, कोलेट्रल। इसको हिंदी में ना बहुत ही मतलब जटिल शब्द है ये, लेकिन आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। समपार्श्विक आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? समपार्श्विक, समपार्श्विक आप इसे कहते हैं। हिंदी में समपार्श्विक बोलते हैं, अंग्रेजी में कोलेट्रल बोलते हैं।
कुछ नहीं, एक प्रकार से जमानत के रूप में जो चीज रखवाई जाती है उसे बोलते हैं। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक कोलेट्रल के रूप में आरबीआई के पास में क्या जमा रखते हैं, तो याद रखना है सरकारी प्रतिभूति जमा रखते हैं। अब ये सरकारी प्रतिभूति कहां से आई है इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि सरकारी प्रतिभूति ये इनके पास में गिरवी रखते हैं, जिसे अंग्रेजी में जी सेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप इसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में सरकारी प्रतिभूति के नाम से आप इसे जानते हैं। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको दी जाती है। मैं ये संपार्श्विक हटा देता हूं, मेरा माहौल खराब कर रहा है ये व्यक्ति, है ना। संपार्श्विक अंग्रेजी में कोलेटरल ज्यादा सही है। अब आरबीआई को इस बात का भरोसा हो जाता है क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी। अब आरबीआई कहेगा ठीक है भाई हम तुम्हें लोन भी दे देंगे। तो आरबीआई को जब इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी तो आरबीआई को भरोसा हो गया और मैक्सिमम 14 दिन के लिए इसको लोन दे रहा है। तो अब लोन जो है, पैसा जो है वो आरबीआई से कहां पर चला जाएगा? इधर चला जाएगा कमर्शियल बैंकों की तरफ। तो याद रखिएगा धन या पैसा या वित्त जो भी मैं लिखूं, यहां पर लोन लिख सकता हूं मैं, लोन लिख देता हूं क्योंकि पैसा ही तो गया है, धन ही तो गया है। या इसी को लिक्विडिटी में बोल सकता हूं ना, लोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, है ना। यहां से पैसा इधर गया ना, ऋण चला गया इधर से इधर, या पैसा चला गया, एक ही बात है ना। ठीक है, अब बदले में 14 दिन के बाद या जो भी ये कमर्शियल बैंक इस व्यक्ति को ब्याज देगी। समझना मेरी बात को, ब्याज किसको किसको देना चाहिए? व्यापारिक बैंक आरबीआई को ब्याज देगी ना, बिल्कुल देगी बोले। तो याद रखिएगा व्यापारिक बैंक जो है वो आरबीआई को क्या देगी मेरे साथियों? ब्याज देगी। क्या देगी? ब्याज देगी। ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट देगी, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, है ना। तो जो ब्याज देती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेपो दर के नाम से जानते हैं, रेपो रेट के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में? नहीं आई? फिर से समझो, फिर से समझा। जब भी कभी व्यापारिक बैंकों को कम समय के लिए पैसों की आवश्यकता है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की आवश्यकता है, और शॉर्ट टर्म का मतलब कितना है? अधिकतम 14 दिन तक अगर पैसों की आवश्यकता है तो व्यापारिक बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है। व्यापारिक बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमानत के रूप में रख देगी, आरबीआई को भरोसा हो जाएगा। भरोसा क्या हो जाएगा? आरबीआई को देना ही है क्योंकि आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। आरबीआई ने लोन व्यापारिक बैंकों को दे दिया, व्यापारिक बैंक ने जो ब्याज आरबीआई को दिया है शॉर्ट टर्म के लिए उसी को रेपो रेट कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात है ना। चलिए अब मैं इसकी एक परिभाषा लिख देता हूं। ये तो बोल बच्चन की बात हो गई है, थोड़ा सा कुछ लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्या लिखेंगे मेरे साथियों? इसमें लिखेंगे वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक अवधि के लिए, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं फिर अंग्रेजी में बोल दूंगा। वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक अवधि के लिए, मैं बोल भी दूंगा और लिख भी दूंगा अंग्रेजी में, डोंट वरी। वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक अवधि के लिए, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब अल्पकालिक अवधि के लिए, यानी कि अधिकतम 14 दिन भी आप लिख सकते हैं। अल्पकालिक अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर, इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना इसको, जिस ब्याज दर पर आरबीआई ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में लिख लो भैया। बोल दूं क्या मैं? चलो लिखो, मैं बोल रहा हूं लिख दो। लिखना मेरे साथियों, द इंटरेस्ट रेट एट विच, लिख ही देता हूं यार। द इंटरेस्ट रेट एट विच, है ना, वह ब्याज दर जो कि, या जो जो भी आप लिखे मेरे साथियों, आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक
द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म, फॉर अ शॉर्ट टर्म, फॉर अ शॉर्ट टर्म इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ओके, रेपो रेट कहते हैं। चलो आगे बात समझ में आप लोगों को। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंकों को लोन देगा अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अधिकतम 14 दिन के लिए, है ना, आप यहां पर लिख सकते हैं मिनिमम 14 डेज, या ऐसा लिखे मैक्सिमम, सॉरी, अधिकतम 14 दिन, मैक्सिमम 14 डेज। ये मैं इसीलिए लिखवा रहा हूं कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है। ओके, बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर बात करें वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, ये भी लिखना पड़ेगा ना। लिखिए वर्तमान में यह दर, वर्तमान रेपो दर 6.25% है। ठीक है, अभी करंटली जो रेपो रेट है वो 6.25% है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? बोले सर आ गई। जल्दी से बताओ, अगर आ गई तो फिर खेल खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, 6.25 है। अभी 0.25 बैसेस जो है उसको गिरा लिया गया है, याद रखना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पर, जरा उसको समझना। आरबीआई जितनी ज्यादा ब्याज दर रखेगा, व्यापारिक बैंक उतना ही कम लोन लेगी। सही बात है कि नहीं है? जैसे वर्तमान में भी 6.5% है, 6.25% है। अगर इसको बढ़ा करके आरबीआई 8% कर ले तो क्या कमर्शियल बैंक लोन लेगी? क्या नहीं लेगी। अगर 8 से बढ़ा करके 10 कर ले तो क्या लोन लेगी? क्या नहीं लेगी। अगर 10 से बढ़ा करके 12 कर ले तो क्या लोन लेगी? नहीं लेगी। तो आ रही बात समझ में? ये कहना चाह रहा हूं, मेरा भाव जो है वो ये है कि रेपो रेट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कमर्शियल बैंकें लोन लेना कम कर देती है। आ रही बात समझ में? तो मैं यहां पर एक बात लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कि रेपो रेट जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगी या जितनी ज्यादा होगी, रेपो रेट जितनी ज्यादा होगी मेरे दोस्त, कमर्शियल बैंकें लोन कम लेगी। और जब कमर्शियल बैंकें लोन कम लेगी तो उसकी वजह से कमर्शियल बैंकें लोगों को भी लोन कम दे पाएगी। कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक जब लोगों को लोन देती है तो उसको बोलते हैं साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन। क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, मतलब धीरे धीरे आएगी चीज, बताऊंगा आगे से। मेरा मतलब ये कि आगे वो हर चीज आएगी, है ना। तो रेपो रेट अगर ज्यादा होगी तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेगी, जिसकी वजह से उनके पास में मार्केट में पैसा जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो मेरे दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि रेपो रेट ज्यादा होने से लिक्विडिटी जो है मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ गई बात समझ में? जितना ज्यादा ब्याज दर होगा कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगी। तो सवाल आता है, क्या सवाल आता है, कि मेरे साथियों तरलता को कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, महंगाई को कम करने के लिए भी ब्याज दर को बढ़ाते हैं ना, तो ब्याज दर का मतलब है रेपो रेट, तो क्या गलत है इसमें? महंगाई को बढ़ाने के लिए ब्याज दर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो रेपो रेट बढ़ा ली जाएगी। वहीं पर अगर मार्केट में डिप्रेशन की स्थिति है, मंदी की स्थिति है, तो फिर क्या किया जाएगा? अब आप ही बताइए। जब बाजार में मंदी की स्थिति होती है, समझना इस बात को, जब बाजार में मंदी की स्थिति होगी, यानी कि लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, तो लोगों की जेब में पैसा बढ़ाने के लिए सरकार, सरकार नहीं, आरबीआई जो है वो रेपो रेट में क्या करेगी, कमी करेगी। बोलेगी हम सस्ता लोन दे रहे हैं। जब सस्ता लोन देगी तो सारी की सारी कमर्शियल बैंकें इसके पास में आ जाएगी और कहेगी हमें भी लोन दे दो, और सबकी सब लोन ले लेगी, तो जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? अब देखो एक चीज थोड़ा सा और नोट डाउन कर लेना, लिक्विडिटी कम होगी, रेपो रेट बढ़ेगी तो। अच्छा, लिक्विडिटी कम होगी, जब बैंकों के पास में पैसा कम होगा तो बैंक जनता को लोन कम दे पाएगी, और जब जनता को लोन कम दे पाएगी तो बैंक पैसा कम कमा पाएगी। तो इसको एक और भाषा में बोलते हैं साख सृजन। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? इसको साख सृजन बोलते हैं। ये साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन आप इसे कहते हैं अंग्रेजी में। अभी फिलहाल इतना लिख लो, अंग्रेजी वाले क्रेडिट क्रिएशन लिख लेना। साख सृजन जो है ये भी क्या होगा, कम होगा। तरलता कम होगी तो साख सृजन कम होगा, मतलब लोन कम दे पाएंगे। सेम यहां पर अगर लोगों की जेब में तरलता ज्यादा हो जाए या बैंकों के पास में तरलता ज्यादा हो जाए, तो बैंक मेरे साथियों क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को लोन दे पाएगा,
और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब लोगों को लोन दे पाएगा तो इससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो साख सृजन इसको हम बोलेंगे, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बस ये मामला है। तो सवाल ऐसे परीक्षा में आते हैं कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, बताओ। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो दर में कमी करेगी या बढ़ोतरी करेगी, ये बताओ। महंगाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट बढ़ाएगी या कम करेगी? जल्दी से बताओ। मैं आपके कमेंट्स ही देख रहा हूं, है ना? ज्यादा करेगी, एक चंदन कह रहे हैं ज्यादा करेगी, है ना? इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीजिंग, बढ़ा देगी, बढ़ा देगी, ज्यादा करेगी, बढ़ा देगी, बढ़ा देगी। एक बच्चा कह रहा है कम, है ना? कम, दो का कमेंट आ गया कम, ठीक है। एक का, तीसरे का कमेंट आ गया कम। अच्छा, कम क्यों करेगी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। महंगाई है तो रेपो रेट कम क्यों करेगी? अरे भाई महंगाई है तो, महंगाई है इसका मतलब है कि लोगों की जेब में पैसा है। अब लोगों की जेब से तो पैसा नहीं खींच सकती ना आरबीआई, तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों पर लगाम लगाएगी, कमर्शियल बैंकों को बोलेगी नहीं हम तुमको लोन नहीं दे सकते, या बोले चाहिए, बोले हाँ चाहिए, हमें तो कुछ भी करना है, पैसा चाहिए, तो बोले एक काम करो फिर ज्यादा ब्याज लगेगा, तो कमर्शियल बैंक बोलते हैं अरे कौन ले ज्यादा ब्याज दर? 2 महीने बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी बैठेगी, 2 महीने बाद फिर विचार करेंगे क्या करना है ना? तो याद रखिएगा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब भी महंगाई होगी तो महंगाई की स्थिति में आरबीआई जो है वो क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ा लेगी, ठीक है? ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो महंगाई में आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ाता है और बढ़ा करके महंगाई को कम करता है। और वहीं पर अगर मार्केट में डिप्रेशन की स्थिति है तो उसमें लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट में कमी करेगा, ताकि कमर्शियल बैंकों की जेब में पैसा जाए, जिससे जनता की जेब में पैसा जाए और लोग खरीदारी करे, है ना, अपनी डिमांड्स को बढ़ाए। ओके, चलो भाई, इतनी बातें समझ में आई क्या? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं, इसीलिए इस पर समय ले रहा हूं। अब आपने मुझे हिदायत दे दी है कि सर समय की कोई परवाह नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ाइए और ऐसा पढ़ाइए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो जब दोबारा नहीं पढ़ना पड़े तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये देखो, अगर आप अभी तक रटते आए हो तो अब रटना बंद कर दोगे, ठीक है? अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े, मतलब मुझे पता भी लगे कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए एक प्यार भरा दिल भेज दीजिए कि हाँ सर यहां तक की बातें समझ में आ गई है, अब हम रिवर्स रेपो रेट पर चल सकते हैं। जल्दी से बता दो, है ना? आप एक दिल भेज दो लाल कलर वाला। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ओ भाई, ये नीले कलर वाला कौन भेज रहा है ना? लाल कलर का भेज, बोलने का बोला ना। चलिए, आपको अच्छा लगा, हमें यही अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। चलिए भाई, अब ज्यादा दिल मत दीजिए, जहां देना है वहां दीजिएगा, है ना? अभी अपने पास रख लीजिए बाकी लोग, ठीक है? आइए, अब जहां देना है वहीं देना, इधर उधर मत देना। तो रेपो रेट के बारे में हमने बात कर ली, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। देखो, मैं रेपो रेट जो हो गया उस पर टिक लगा देता हूं, ताकि एक मोटा मोटा अंदाज आप लोगों को हो जाए कि ये टॉपिक हमने कर लिया है, ठीक है? अब हम बात करें, चलिए। अच्छा, एक बात समझना, रेपो रेट में भी एक बात और समझना। रेपो रेट में मैंने फुल फॉर्म बताया था, रीपर्चेस ऑप्शन। बताओ, व्यापारिक बैंकों ने कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास में क्या गिरवी रखा था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखी थी ना। 14 दिन बाद कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगी और कहेगी कि लाओ हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दो, हम तुम्हें ब्याज दे रहे हैं, है ना? तो वापस से आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्यापारिक बैंकों को दे देता है। तो कुल मिलाकर के ये वादा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, है ना, और मैं तुम्ही से शादी करूंगी। वादा किया ना? कमर्शियल बैंकों ने भी आरबीआई से वादा किया है कि मैं तुम्ही से प्यार करती हूं और 14 दिन के बाद में मेरा लव लेटर वापस ले जाऊंगी, अभी तुमको दे जा रही हूं, ठीक है? तो ये लव लेटर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो 14 दिन के बाद में आरबीआई वापस इसको लौटा देता है, इसीलिए इसे पुनः क्रय विकल्प के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए आ जाओ वापस। अब रिवर्स रेपो रेट की बात कर लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। रिवर्स रेपो रेट, इसको हिंदी में रिवर्स रेपो दर बोलते हैं बस भाई, है ना? अब याद रखना है,
कभी कभी ऐसा होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंकों के पास में बहुत सारा पैसा हो जाता है। मतलब कमर्शियल बैंक खैर पैसा ही कमाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो अब उस पैसे को वो कहां रखे, तो वो आरबीआई के पास में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रख देती है। याद रखना है, आरबीआई के पास में शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा रख देती है। ठीक है, पर जो आरबीआई उसको ब्याज देगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। नहीं समझ में आया, वापस आ जाओ, इधर आओ। ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे आएगा। देखो ये रहा आरबीआई, मतलब ये रही आरबीआई, और एक तरफ में लिखूंगा कमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई के पास में, सॉरी आरबीआई क्या बोल रहा हूं मैं, कमर्शियल बैंकों के पास में जब भी पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है मतलब एक्स्ट्रा पैसा अगर कमर्शियल बैंकों के पास में है, अगर एक्स्ट्रा पैसा कमर्शियल बैंकों के पास में है, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में वो पैसा जमा कर सकती है, करती भी है इसे। तो करने के लिए वापस से कमर्शियल बैंकों को इसके पास में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। पैसा रखने के लिए भी गिरवी रखना पड़ता है, ध्यान रखना है। क्या गिरवी रखेगा, तो जो भी गिरवी रखेगा उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाएगा। ये कोलेटरल के रूप में इसके पास में गिरवी रख देता है। ठीक है, आरबीआई को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा मेरे साथियों, कमर्शियल बैंकों को भरोसा हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक जो है इनके पास में क्या करेगी, पैसा जमा कर देगी। तो आप देखेंगे ये व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक से पैसा आरबीआई के पास में आ गया। पैसा या धन जो भी हम बोले, इसे लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं ऐसे तो, पर मैं लिख देता हूं धन, है ना। ये लिक्विडिटी, धन, पैसा जो भी है ये इसके पास आ गया। आ गई बात समझ में। तो व्यापारिक बैंकों ने आरबीआई के पास में जमा कर दिया, बदले में आरबीआई अब इसको क्या करेगी मेरे साथियों, अब आप ही बताइए। जब आरबीआई के पास जमा किया है तो आरबीआई इसको क्या देगी, ब्याज देगी, बिल्कुल देगी मेरे दोस्त। आ रही बात समझ में। तो ये जो ब्याज होगा इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कोई दिक्कत? देखो आसान सी भाषा में मैं शब्दावली अगर प्रयोग करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कमर्शियल बैंकों के पास में जो अतिरिक्त पैसा है, जब उसको वो आरबीआई के पास में जमा करती है, याद रखना है, तो आरबीआई उसको उस जमा पर कुछ ब्याज देता है, और इसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। याद रखना ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है ना। ये जो जमा रहती है ना, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब वही मैक्सिमम 14 दिन के लिए पैसा जमा करते हैं इसके पास में, आरबीआई के पास में। अब मैं इसकी एक परिभाषा यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। लिखता हूं मेरे साथियों, जिस ब्याज दर पर, या ऐसा लिखें, व्यापारिक बैंकों, व्यापारिक बैंकों बैंकों द्वारा अतिरिक्त तरलता, व्यापारिक बैंकों द्वारा अतिरिक्त तरलता, बैंकों द्वारा व्यापारिक बैंकों द्वारा अतिरिक्त तरलता को, एक्सेस लिक्विडिटी को, मैं लिखवा दूंगा अंग्रेजी में, डोंट वरी, अतिरिक्त तरलता को अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए व्यापारिक बैंकों द्वारा अतिरिक्त तरलता को अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास जमा किया जाता है, या जमा करने पर, जमा करने पर जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज प्राप्त होता है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो कमर्शियल बैंक अपने पास जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको जब आरबीआई को जमा करेगा, तो आरबीआई मेरे साथियों उस पर ब्याज देगा कमर्शियल बैंकों को। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। इसमें लिखेंगे, है ना, इसमें अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे द इंटरेस्ट रेट एट विच, द इंटरेस्ट रेट एट विच, है ना, ऐसी ब्याज दर जिस पर, ठीक है, एट विच कमर्शियल बैंक, एट विच
commercial bank deposit their excess liquidity टू आरबीआई, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसी को रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आरबीआई जितना ज्यादा ब्याज देगी कमर्शियल बैंक उतना ही ज्यादा इसके पास डिपॉजिट रखेगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आरबीआई ने कहा कि हम रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, भाई कमर्शियल बैंक के इसके पास जमा कर रही है आरबीआई के पास में, तो कमर्शियल बैंक जितना ज्यादा, समझना मेरी भावना को, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कमर्शियल बैंक जितना ज्यादा, फिर से सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, कमर्शियल बैंक जितना ज्यादा जमा इसके पास में करेगी उतना ही ज्यादा आरबीआई इनको क्या देगा मेरे साथियों? रिवर्स रेपो रेट देगा। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको कहूं, मेरी एक एक शब्दावली, एक एक भाषा पर थोड़ा सा कमेंट कर मतलब ध्यान रखना, आरबीआई जितना ज्यादा रिवर्स रेपो रेट रखेगी, आरबीआई जितना ज्यादा ब्याज इनको देगी कमर्शियल बैंकों को, तो कमर्शियल बैंक उतना ही ज्यादा पैसा इसके पास जमा करेंगे। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है सुनना मेरी बात को, इसीलिए मैं कम पढ़ाता हूं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चीज है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया, अगर मैं अपने आप को आरबीआई मान लूं और आप अपने आप को कमर्शियल बैंक मान लो, जिस जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो मान लो, ठीक है, आ रही बात समझ में? और अगर मैंने आपसे ये कहा कि भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मेरे पास में जितना ज्यादा पैसा जमा करोगे मैं उतना ही ज्यादा ब्याज आपको दूंगा, तो आप सब मेरे पास नहीं आ जाओगे पैसा जमा करने? अरे ब्याज ज्यादा मिल रहा, विनय सर के पास जमा करने चलते हैं, ब्याज ज्यादा मिल रहा, सब आ जाओगे मेरे पास में। इसका मतलब है कि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जाती है, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जाएगी मेरे साथियों, क्या होगा? जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जाएगी, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई जाएगी तो सारी की सारी कमर्शियल बैंकें मेरे साथियों पैसा जमा करने आरबीआई के पास आ जाएगी, जिससे कमर्शियल बैंकों की जेब से पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा और कमर्शियल बैंकों के पास पैसा घट जाएगा, जिससे मेरे साथियों तरलता या लिक्विडिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं समझाने में कामयाब रहा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, ज्यादा ब्याज दिया जाएगा कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से, तो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में पैसा जमा करेगी, जिसकी वजह से उनके पास में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर भी लिखता हूं कि अगर रिवर्स रेपो रेट को घटा लिया जाए, अब आरबीआई बोले कि भैया हम ज्यादा ब्याज नहीं दे पाएंगे, तो कमर्शियल बैंक जमा करेगी क्या? नहीं करेगी। तो इसकी वजह से कमर्शियल बैंकों की जेब में ही पैसा रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लोन दे पाएगी, तो लिक्विडिटी उससे बढ़ेगी। तो रिवर्स रेपो रेट अगर कम होगा तो बाजार में तरलता, या फिर इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। सेम रिलेशन है मेरे साथियों, इसको बोलते हैं विपरीत संबंध, याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में कितनी है? अगर आपसे यह भी सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो इसमें लिखेंगे वर्तमान में करंटली रिवर्स रेपो रेट इज, वर्तमान में ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो रेट कितना है? बता सकते हैं कितना है? कितना है रिवर्स रेपो रेट? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते तो मेन वेबसाइट पे चले जाओ, ये देखेंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये पॉलिसी रेट है, और पॉलिसी रेट में पॉलिसी रेपो रेट 6.25% है, और यहां पर रिवर्स रेपो रेट होगा, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। कितना है? 3.35%। तो यहां पर लिखेंगे वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में आते हैं, इसलिए इन सवालों को भूलना नहीं है। ठीक है, मैं चाहता यह हूं कि आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ हूं, है ना, मैं फिर इसके बारे में आपको डिस्कशन कर दूंगा। तो अब आपकी क्लासेस कल होगी मेरे दोस्त, आज मैं इतना ही करूंगा, अब मेरी दूसरी क्लासेस भी है ना, और मैं कल कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा रिवर्स रेपो रेट पर। मुझे पता था कि आज मैं केवल 2 ही पॉइंट पढ़ा पाऊंगा, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इन पॉइंट्स को समझ में आ गई बातें आप लोगों को, तो आगे बैंकिंग सेक्टर आपके लिए हलवा है, कुछ नहीं है, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। इसी से मुद्रास्फीति जुड़ा हुआ है, इसी से सब कुछ चीजें जुड़ी। खैर, कैसी लगी आपको क्लासेस? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर क्लासेस अच्छी लगी है, या थोड़ी सी कमी है, या फिर जो भी कुछ बात हो एक बार मुझे भी आप बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। आप लोगों के लिए जितनी मदद हो सकती है आरडब्ल्यूए टीम साथ खड़ी है, मदद करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़ी। ठीक है, चलिए, तो नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।